So this section 129 is not applicable to a government company which are engaged in defense production. Okay, to the extent of application on relevant accounting standard on segment reporting. मतलब A17 में वो लोग सेगमेंट वाइज दिखाते ना कि ये इतना मैन्युफैक्चर हुआ, इतना यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ. दो तरह के सेगमेंट देखे थे हम लोगों ने, बिजनेस सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट. तो उनको ये वाला डिटेल बताने की जरूरत नहीं है ना, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसमें. वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी. ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी के रिलेशन में ऐसा लिखा हुआ है that they are not required to prepare cash flow statement. Okay, मतलब बाकी सारे स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं. वो मैंने बोला था ज्यादातर लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल होता है और ऐसी कंपनीज को जिनका टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. ओके, they should prepare according to financial year as per schedule 3. Financial year starting from April and ending at March. Normally ऐसा होता है. Okay, schedule 3 में था ना part 1, part 2. Part 1 balance sheet and part 2 P&L. इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए. So the normal financial year is April to March and it should be prepared according to schedule 3, that is part 1 balance sheet, part 2 P&L along with notes to accounts. This also forms part of the schedule 3. Okay. Financial year मैंने कहा अप्रैल मार्च होता है बट जो कंपनी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट होता है, लेट्स से इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of Feb 2020, तो इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31st मार्च 21 को. इसके बाद इमीडिएटली 31st मार्च 20 आता है बट ये नहीं माना जाएगा. दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड. इसका फाइनेंशियल ईयर होगा अप टू 31st मार्च 21. ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इसके बाद तो रेगुलर है 31st मार्च 22, 23 एंड ऑनवर्ड्स. ओके, यहाँ पे ये जो सेकंड पैरा है वो आपको लिबर्टी प्रोवाइड करता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन. आप किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी हो, मतलब फॉरेन कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी एंड यू आर अ सब्सिडरी कंपनी. ये फॉरेन में है, ये इंडिया में है. इंडिया में अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर है. अगर फॉरेन कंट्री में जनवरी टू दिसंबर फॉलो होता है, मोस्टली कंट्रीज में ऐसा फॉलो होता है जनवरी टू दिसंबर, तो इसमें और इसमें नॉर्मली ईयर एंड होगा और इनके अकाउंट इनके साथ कंसोलिडेट किए जाएंगे. ओके, तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे. किसको रिक्वेस्ट करेंगे? ट्राइब्यूनल, दैट इज NCLT. Only for the purpose of consolidation, allow us to prepare financial statement from January to December. Okay, this is just for the purpose of consolidation. इंडियन रिपोर्टिंग के लिए तो उनको यही करना पड़ेगा. आप जब ऑडिट करोगे सीखोगे तब पता चलेगा कि दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. वन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन and other for the actual reporting in the given country. Okay. और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है then try that you align the same within 2 years.
from the commencement of this date. You will have to align, मतलब कोई एक करना पड़ेगा, अप्रैल टू मार्च और जनवरी टू दिसंबर. Okay. शेड्यूल 3 में दो डिवीजन दिए हुए हैं. डिवीजन 1 जो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, डिवीजन 2 है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं इंड एस, फॉलो करेगा. ओके. True and fair view. The financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of the company. Okay, it shall comply. मैंने बोला था सेक्शन 133 अब इम्पोर्टेंट है. तो सेक्शन 133 में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मेंशन. Which accounting standards would be applicable depending upon the class or classes of companies. So, ये सेक्शन कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता? इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को, जिसके लिए सेपरेट लॉ है. इंश्योरेंस का सेपरेट लॉ है, इंश्योरेंस एक्ट है. बैंकिंग के लिए सेपरेट लॉ है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेपरेट लॉ है. तो आप देखते हो कि नॉर्मल कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पीएनएल का या बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी कंपैरिजन में इन सब का स्ट्रक्चर अलग होता है. इंश्योरेंस का तो हमारे सिलेबस में नहीं है. बैंकिंग का था, हमने पढ़ा था बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो इसमें क्या होता था? इंटरेस्ट रिसीव्ड, अदर इनकम, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, है ना. ये शेड्यूल 12 होता था, ये 13, ये 14, ये 15 अकॉर्डिंगली, और मे बी सम डिफरेंट नंबर. बट नॉर्मल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होता है. तो इसीलिए क्या कहा गया है कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 133 या शेड्यूल 3 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज उनके लिए सेपरेट लॉ है, सेपरेट फॉर्मेट है. ओके. ये इंश्योरेंस में भी दो होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस वाला और दूसरा जनरल इंश्योरेंस वाला. ओके. तो उनके लिए भी फॉर्मेट अलग अलग है. Provided also that the financial statement shall not be treated as not disclosing a true and fair view merely because they do not disclose. So, just because they do not disclose certain items does not mean that their financial statement does not reflect a true and fair view. उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया, उसका मतलब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू चला गया है, ऐसा नहीं है. कौन सी कंपनी और कौन सी सिचुएशंस? इंश्योरेंस कंपनी, they are not required to be disclosed as per the given laws. मतलब अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कंपनीज एक्ट में रिक्वायर्ड है बट इंश्योरेंस एक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन लोगों ने वो डिस्क्लोज नहीं किया. तो इनको प्राइमा फेसी, इंश्योरेंस कंपनी है तो पहले उनको इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना है, बाद में कंपनीज एक्ट फॉलो करना है. ओके. तो इंश्योरेंस एक्ट में डिस्क्लोज करने के लिए मना बोला हुआ है या ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड, that does not mean कि इसका ट्रू एंड फेयर व्यू कॉम्प्रोमाइज हो गया है ना. ऐसा ही बाकी सारे केसेस में भी है. जो बैंकिंग लॉ में मना बोला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी लॉ में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, या ऐसा कोई भी कंपनी जिसके लिए स्पेसिफिक लॉ है और उस लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको डिस्क्लोजर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर भी ट्रू एंड फेयर व्यू ही होगा. सिर्फ इन फैक्ट की वजह से
आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू चला जाएगा, ऐसा नहीं हो। ओके, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू ले मीन्स टू शो, टू प्रेजेंट, किसके सामने प्रेजेंट करना है, अमंग द मेंबर्स ऑफ कंपनी, जो भी लोग एजीएम अटेंड करेंगे उनके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना है, ताकि वो इसके बारे में डिस्कशन कर पाए और कुछ उनके लिए सजेशंस हो तो वो दे पाए। So who will lay down? The board of directors will lay before such meeting such financial statement for the financial year. Okay. Consolidation of financial statements. अगर आपकी कंपनी को कंसोलिडेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो जिस फॉर्म में आपने होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उसी सेम फॉर्म में आपको कंसोलिडेटेड, मतलब ये स्टैंड अलोन है सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, ये कंसोलिडेटेड है मतलब होल्डिंग का भी, उसके साथ साथ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, सबका आपको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट और उसका सेम फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा। और वो भी जैसा आपने नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका कोई भी सब्सिडरी कंपनी है ही नहीं, आप अकेले ही हो, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, आपकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, एसोसिएट्स हैं या जॉइंट वेंचर है, ओके, तो उनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी आपको ले करना पड़ेगा। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी ले। ओके, चलो, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो उसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट अटैच किया जाएगा जिसको AOC 1 कहा जाता है। अब इसका पर्पस क्या है कि वो सब्सिडरी कंपनी के जो भी स्पेशल फीचर्स हैं, इस चीज से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कुछ स्पेशल बातें हैं तो वो आपको इस स्टेटमेंट में बतानी है। They have called salient features. We can say distinctive, special features. वो आपको सब्सिडरी कंपनी के रिलेशन में एक स्टेटमेंट में आपको लिख के बताना है, so that the readers of the financial statement have a better understanding. फर्स्ट पैरा क्या लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में होल्डिंग कंपनी दैट इज स्टैंड अलोन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, उसी फॉर्मेट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे, उनको भी ले करना पड़ेगा, और अगर कंसोलिडेटेड बना तो उस चीज के रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट may provide for consolidation in such manner as may be prescribed. Okay, इधर लिखा हुआ है the word subsidiary shall include associate and joint venture. सब्सिडरी लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ सब्सिडरी होगा ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर उनको भी कंसिडर किया जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मैनर ऑफ कंसोलिडेशन, तो इसके लिए 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये सब्सिडरी को रिलेट करता है, ये एसोसिएट को टैकल करता है, और ये जॉइंट वेंचर। तो जैसा टाइप ऑफ रिलेशन आपका सब्सिडरी है तो वैसा एसोसिएट होगा, तो वैसा जॉइंट वेंचर अकॉर्डिंग। तीनों है तो आपको तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, उसको बोला जाता है मैनर ऑफ कंसोलिडेशन। हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है, HCA इंटर लेवल वी हैव स्टडीड ओनली
1. Okay. In case where a company is not required to prepare consolidated financial statements, okay, it shall be sufficient if the company complies with the provisions of consolidated financial statements provided in schedule. मतलब अगर कंपनी को अकॉर्डिंग टू एक्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, तो कुछ मिनिमम वो प्रेजेंटेशन अगर कर देते हैं, for which companies it is not mandatory to prepare consolidated financial statements. It is a wholly owned subsidiary or is a partially owned subsidiary of another company. Okay, मतलब ये subsidiary company है किसी एक holding company का, which is 100% or less than 100%. And all its other members, including those not otherwise entitled to vote, have been intimated in writing, for which proof of delivery is available and they do not object. क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? ओके, कौन सी कंपनी को CFS से एग्जाम्पशन दिया गया है? तो जो सब्सिडरी कंपनी 100% सब्सिडरी है या लेस देन 100% सब्सिडरी है और इसके सारे मेंबर्स को कंपनी ने नोटिस भेज दिया है, ये नोटिस भेजा है, उसका हमारे पास एविडेंस है, और इस नोटिस में कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि हम CFS नहीं बनाने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर CFS, एंड नोबडी हैज ऑब्जेक्टेड, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो फिर उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगा. ओके. दूसरा, इट इज दैट कंपनी विच इज अनलिस्टेड और विच इज नॉट गिवन एनी एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग. या तो वो लिस्टेड है नहीं, या तो जो लिस्टिंग का प्रोसेस नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा सब्सिडरी कंपनी है, ओके, वो लिस्टेड नहीं है, तो उसने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो फिर उसको कंपलसरी CFS बनाना पड़ेगा. लिस्टिंग भले नहीं हुआ हो, तो उसका प्रोसेस आपने चालू कर दिया है, तो भी आपको CFS बनाना पड़ेगा. मतलब लिस्टेड भी नहीं होना चाहिए और उसने लिस्टिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए. एंड its ultimate or any intermediate holding company files consolidated financial statement with the registrar which are in compliance with the applicable accounting standards. Ultimate, चलो ultimate समझते हैं. Holding, subsidiary and sub subsidiary. ये A limited है, ये B limited है और ये C limited है. So we can say that B is a subsidiary of H, A. C is a subsidiary of B as well as A. तो C के रिलेशन में B भी होल्डिंग कंपनी हुआ. C के लिए B होल्डिंग कंपनी है, तो पहले B ने होल्डिंग कंपनी बनाया. तो ऑब्वियस है कि B के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में B का तो होगा, C का भी होगा. अब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? A. बट ऑब्वियस अगेन उसमें A का तो होगा प्लस B एंड C का भी होगा. तो ये है अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी तीनों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देता है, तो ये जो सब्सिडरी कंपनी है वो अगर CFS नहीं बनाएगा तो भी चलेगा. मेरा अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, वो तो बना ही रहा है. Provided also that nothing contained in the relevant rule for consolidation shall subject to any other law apply for the financial year. मतलब ये अभी relevant नहीं है.
दिस प्रोविजन इज नॉट रिलेवेंट। वो 5 साल पुरानी बात है, अब खत्म हो गया। ये भी एप्लीकेबल नहीं है। The provisions applicable to the preparation, adoption and audit, ये वर्ड समझते हैं। adoption का मतलब क्या होता है? And audit of the financial statement of a holding company shall mutatis mutandis as it is, क्या बोलेंगे? As it is applicable to the consolidated, मतलब जो प्रोविजंस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एप्लीकेबल होंगे, वही प्रोविजंस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एप्लीकेबल होंगे। द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द सेम प्रोविजन इन रिलेशन टू प्रिपरेशन, adoption and audit will be applicable to, इसका भी ऑडिट होता है। okay? adoption का मतलब क्या होगा? who adopts, okay? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम adoption का होता है। then the financial statements are adopted, और एनुअल जनरल मीटिंग में उसको बोलेंगे अप्रूव। ये वर्ड में डिफरेंस है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अडॉप्ट एंड एजीएम में क्या हो जाएगा? वो अप्रूव हो जाएगा। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो प्रोविजन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्लीकेबल होते हैं, द सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट। ओके, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 129 आर नॉट बीइंग फॉलोड, कुछ रीजन की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए जा रहे, कोई भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है वो, और क्यों फॉलो नहीं हो रहा है वो, इसकी वजह से डेविएशन क्या होगा, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते तो क्या होता और नहीं करते तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट बीइंग फॉलोड, व्हाई इट इज नॉट बीइंग फॉलोड, एंड द रिजल्ट, दैट इज डेविएशन, विल बी shown in the consolidated financial statements. अगर आप CFS नहीं बनाना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो आपके एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे अगर उनको लगा कि ठीक है ये लोग CFS नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, तो वो उनको एग्जाम्पशन दे सकते हैं। दे कैन गिव एग्जाम्पशन विच इज ऑलवेज इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को पहले ध्यान में रखा जाएगा और इस एग्जाम्पशन को अनकंडीशनली या कंडीशनली भी दिया जा सकता है। कोई भी एक कंपनी या क्लासेस ऑफ कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन एग्जाम्पशन दे सकता है। पहले उसको देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो अफेक्ट नहीं होता है तो वो एग्जाम्पशन दे देंगे और वो एग्जाम्पशन अनकंडीशनल या कंडीशनल हो सकता है। उसके लिए पेनल प्रोविजंस हैं कि अगर कंसोलिडेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो अगर फॉलो नहीं हुए तो MD, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO और एनी अदर ऑथोराइज्ड पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ओके,
they will be punishable with a fine which is 50,000 to 5 lakh or 1 year of imprisonment, ये up to 1 year है, और both. CFO नहीं है, उसका एब्सेंस है, तो ऑल डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब उसके साथ रहने वाले नोट्स भी हैं. इसका एग्जांपल दिया हुआ है. द बोर्ड wants to circulate unaudited accounts. ये पॉसिबल ही नहीं है. It is not possible. देखते हैं क्यों. Section 129 of the Companies Act provides that at every AGM the board of directors shall lay down. lay करना मतलब to present, to show. Okay. और सेक्शन 134 ये प्रोवाइड करता है कि आप अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS सर्कुलेट करना चाहते हो, आपके घर पे कॉपी आता है, मेल पे कॉपी आता है, देन उसके साथ नोट्स भी होने चाहिए, ऑडिटर का भी रिपोर्ट होना चाहिए, बोर्ड का भी रिपोर्ट होना चाहिए. ऑडिटर का रिपोर्ट है तो वो तभी पॉसिबल है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होंगे. So they cannot circulate. They cannot circulate unaudited financial statements. It is not possible. Okay. So it is therefore said that unaudited accounts cannot be sent to members or they cannot be filed with registrar of companies. Compulsory audit होना चाहिए. उनका जो क्लेम है वो नॉट टेनेबल. नॉट टेनेबल का मतलब होगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है. इतना पढ़ो.